हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या क्या है। ये टॉपिक आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल डी के अंदर तो है ही, इसके साथ ही ये टॉपिक आपके इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर भी है, तो दोनों का ही ये कॉमन टॉपिक है, तो एक साथ ही हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है? फंड्स यानी कि कुछ पैसा, और म्यूचुअल यानी कि सबका सबका मिला जुला पैसा। जैसे हम जैसे अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस है तो वो क्या हो सकते हैं? म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे के आपस में क्या है? दोस्त हैं। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स यानी कि सबका पैसा मिला हुआ, अगर हम इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर फाइनेंस के केस में म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बैंकर हैं। अगर आप डीबीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर तैयारी कर रहे होंगे। अब सपोज मान लीजिए आपका कोई ना कोई इनकम सोर्स है। अगर आप बैंकर है तो आपकी सैलरी है, आपके पास इनकम सोर्स तो है, आपकी इनकम तो जनरेट हो रही है, लेकिन आपको यह नॉलेज नहीं है कि इस पैसे को सही में कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, आपके पास इनकम सोर्स है लेकिन आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि मुझे इस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही करके नंबर ऑफ पर्सन होंगे मार्केट के अंदर जिनके पास ये स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगी कि अपने फंड्स को, अपनी इनकम को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स कंपनी का रोल आता है। म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या कहती है कि आप बस इनकम जनरेट कीजिए, इसको कहां पर इन्वेस्ट करना है आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो हम देख लेंगे। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं? सभी से पैसा कलेक्ट करती है, सभी के फंड्स को कलेक्ट करती हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनकी नीड के हिसाब से उस फंड्स को अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर रिटर्न्स अर्न किए जाते हैं। उस रिटर्न्स में से कुछ परसेंट एज ए कमीशन म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने पास रख लेती हैं और बाकी के फंड्स को उन सभी इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूं मैं। आप जो भी बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आप या तो डीबीएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जैब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट चाहिए। और डीबीएफ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब पाने के लिए इस एग्जाम को करना चाहते हैं। अब करना आप दोनों ही चाहते हैं इस एग्जाम को, लेकिन आप लोगों के पास एक्सपर्टाइज नहीं है कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए या इसका जो भी सिलेबस है उसको कैसे अच्छे से समझा जाए। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को मैंने समझा और मैंने कहा कि भाई जो भी डीबीएफ और जैब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी मेरे पास आ जाइए। ठीक है, आप सभी को मैं प्रिपेयर कर देता हूं, आप बस एग्जाम देने चले जाना, आप बस एग्जाम देने चले जाना। और उसके बाद क्या हो गया? आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो ठीक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की भी सभी की एक म्यूचुअल प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड कंपनीज लेकर आई कि आप सभी सारा का सारा पैसा हमें दे दीजिए, हम उसको अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू मार्केट के अंदर अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर जो भी रिटर्न्स आएगा उसको फिर सभी इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बदले में छोटा सा मार्जिन अपने पास रख लेंगे एज ए कमीशन। तो ये होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर क्या क्या, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है? सभी का पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसको अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, इन सभी सिक्योरिटीज के अंदर क्या किया जाता है? इन्वेस्ट किया जाता है। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड क्या है? एक इन्वेस्टमेंट का टूल है where money is collected from multiple investors and pulled together। एक साथ इकट्ठी की जाती है और एक साथ इन्वेस्ट कर दी जाती, पुल्ड टूगेदर टू बी इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक डेरिवेटिव्स। ठीक है,
इस तरीके की जो सिक्योरिटीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक इन्वेस्टमेंट टूल्स है जिसके अंदर पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है और उसको एक साथ इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कहां पर? डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर। अब ये इन्वेस्टमेंट किन के द्वारा किया जाता है? ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा, जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कहते हैं। और उनके अंदर जो इंप्लॉइज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फंड मैनेजर्स कहलाते हैं, जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। भाई वो तो कंपनी होगी ना, कंपनी के अंदर कोई ना कोई पर्सन होगा, वो पर्सन्स क्या होंगे? वो कहलाएंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। तो यहां पर जो आपको सजेशन दे रहा है कि आपका पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, या जिन लोगों ने आपका पैसा इन्वेस्ट करवाया है, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कहलाएंगे। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का क्या रोल होता है? म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का रोल होता है कि एक स्ट्रेटेजिक वे में आपके पैसे को इन्वेस्ट कराया जाए। स्ट्रेटेजिक वे का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको रिस्क कम लेना है तो डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कराया जाए। अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप हाई रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आपकी सिक्योरिटीज को क्या किया जाए? इक्विटीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में बदला जाए, प्लस ये इंश्योर किया जाए कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। और समय समय पर क्या करना है? उन इन्वेस्टमेंट्स को चेक करते रहना है कि इनके ऊपर रिटर्न्स तो सही आ रहे हैं। अगर किसी के अंदर अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो उस पैसे को निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करना। तो ये सब रोल किसका है? ये फंड मैनेजर का है। इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। इनको हम पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी कहते हैं। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड इन्वेस्टिंग द फंड्स कैपिटल स्ट्रेटेजिकली। अभी मैंने बताया था स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स को। कैसे? कि इक्विटी में कितना करना है, डिबेंचर्स में कितना करना है, डेरिवेटिव में कितना करना है। ठीक है, तो उसको सही तरीके से करना। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करवाना, गेनिंग द कैपिटल गेन एंड इनकम फॉर इन्वेस्टर्स, मेंटेनिंग ए स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो इन लाइन विद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो, कि डिबेंचर्स, डेरिवेटिव, उनका एक सही कॉम्बिनेशन बनाकर रखना कि सभी के अंदर अच्छा रिटर्न्स आता रहे। कहीं पर रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उस पैसे को निकालकर कहीं और इन्वेस्ट करना ही क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो ये रोल होता है फंड मैनेजर्स का। अब ये फंड मैनेजर्स कहां पर जॉब करते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं। ये आपको एक एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई कहां पर कैसे इन्वेस्ट करना है, और आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हैं कि कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जी जो कंपनियां आप सभी का पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर उसको कहीं पर इन्वेस्ट करती हैं, सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, तो वो कंपनियां क्या कहलाती हैं? वो कंपनियां कहलाती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। क्या कहलाती हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, तो रोल क्या है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का? द एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज्ड द पुल मनी, यानी कि आपके पैसे को ये इन्वेस्ट करती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी आगे सिक्योरिटीज के अंदर। इट इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव एक्सेट्रा। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी इशू द यूनिट्स टू इन्वेस्टर बेस्ड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब देखिए कि यहां पर मान लो 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, ऐसे करके क्या है? 5 अलग अलग पर्सन हैं। ए ने हो सकता है 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, बी ने 500, और सी ने 300 कर देता हूं मैं, और डी ने 400, और ई ने मान लो 1000 रुपीज क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। अब सभी का पैसा क्या होगा? एक साथ प्लस कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14, 17 और 18 और 23, 2300 रुपीज टोटल हो गया। अब इस पैसे को क्या कर दिया जाएगा? आगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा। अब बदले में इसकी क्या होंगी? यूनिट्स आएंगी। मान लो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100, यानी कि एक यूनिट फॉर एग्जाम्पल 100 है। तो सभी को क्या होगी? अलग अलग यूनिट मिल जाएगी। जैसे ए को 1 यूनिट मिल जाएगी, बी को 5 यूनिट मिल जाएगी, इसको 3 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? 300 था ना, 100 की 1 यूनिट है तो
इसको हम कितनी दे दें, 4 दे देते हैं, और इसको कितनी आएगी, 10 आएगी, तो हो गया, ठीक है, 23। तो 20 और 23, हाँ ठीक है। तो इतनी इतनी क्या आ गई, इनको यूनिट्स मिल गई, ठीक है, कि भाई इतनी यूनिट्स इन्वेस्टमेंट की मिल गई। तो कुल मिलाकर हिस्सा ही कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। बस यहां पर क्या है, यूनिट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, सभी के एक पैसे को एक साथ क्या कर दिया जाएगा, आगे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और जितना जितना पैसा जिस जिस व्यक्ति ने दिया है, बदले में उसको क्या मिल जाएंगी, यूनिट्स मिल जाएंगी। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है तो इक्विटी की यूनिट्स मिल जाएंगी, अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हुआ है तो बॉन्ड्स की मिल जाएंगी, ठीक है। अगर दोनों के अंदर हुआ है तो कुछ यूनिट्स क्या होंगी, बॉन्ड्स की होंगी, कुछ यूनिट्स क्या होंगी, इक्विटी की होंगी। अब ये यूनिट्स किनको मिलेंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू यूनिट होल्डर्स। हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या मिलती हैं, यूनिट्स मिलती है। तो यूनिट्स होल्डर क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टर कहलाएंगे, या इन्वेस्टर क्या कहलाएंगे, यूनिट होल्डर कहलाएंगे। तो यूनिट होल्डर शेयर प्रॉफिट और लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट। तो इनको जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसी रेशो में होगा जिस रेशो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन म्यूचुअल फंड कंपनीज को इंडिया के अंदर कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करती है। एक एमसीक्यू ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि सेबी किसको, म्यूचुअल फंड कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है म्यूचुअल फंड बिजनेस करने के लिए। आज के टाइम में जो बैंक्स हैं, वो भी अपनी सब्सिडरीज क्रिएट करके म्यूचुअल फंड सेल करते हैं। जैसे आप देखोगे एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो एसबीआई बैंक बेच रहा होगा, लेकिन वो अपनी ही सब्सिडरी कंपनी के म्यूचुअल फंड बेच रहा हो, किसी और के ही बेच सकता है। तो मोस्टली आज के टाइम में क्या किया है कि बैंकों ने देखा कि भाई इस धंधे के अंदर भी क्या है, पैसा तो बहुत है, इनकम है, ठीक है, रेगुलर बैंकिंग के अलावा। तो बैंकों ने ही अपनी सब्सिडरी ओपन कर दी म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए। और जो बैंक कैपेबल नहीं है सब्सिडरीज ओपन करने के लिए, वो क्या करते हैं, अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज के म्यूचुअल फंड से कमीशन तौर पर, ब्रोकरेज तौर पर, ब्रोकरेज के बदले में क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने आउटलेट्स पर, अपनी ब्रांचेस के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स हैं, अभी ऑलरेडी मैं ये स्लाइड आपको डिस्कस कर चुका हूं कि म्यूचुअल फंड्स की क्या जरूरत है, वाई म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, वाई म्यूचुअल फंड्स। भाई मैं डायरेक्टली किसी एक कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, नहीं कर सकता, मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं मार्केट को ट्रैक करूं, चेक करूं बार बार। मुझे अपनी जॉब भी तो करनी है, अपना बिजनेस भी तो करना है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव आइडिया ऑफ वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, लेकिन उनके पास एक्सपर्टाइज है। मैं फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास या तो टाइम नहीं है या एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, इस काम को सौंप दूंगा म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि मेरे बिहाफ पर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो वो अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के थ्रू क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। उनके पास एक्सपर्ट बैठे होते हैं इन चीजों के कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, कब पैसे को इन्वेस्ट करना है, और कब पैसे को निकालना है, यानी कि एग्जिट करना है। तो have an idea where to invest means shares, bonds, money market, but lack of expertise in analyzing the market, tracking the trends and setting or entry or exit points and managing the risk। लेकिन मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है, मुझे तो पता है कहां इन्वेस्ट करना है, लेकिन नॉलेज नहीं है। तो वहीं पर म्यूचुअल फंड कंपनीज का रोल स्टार्ट हो जाता है कि आप साइड में बैठिए, हम इस फंड्स को मैनेज कर लेंगे आपके बिहाफ पर, ठीक है। फंड मैनेजर्स एक्ट ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैंडलिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमारे बिहाफ पर ही इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन फंड्स को मैनेज करते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड के बारे में जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो पैसा हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनियां प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो तैयार करती है कि इतना इक्विटी के अंदर जाएगा, इतना बॉन्ड्स के अंदर जाएगा, इतना सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, इतना रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल काम होता है जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आंखें बंद करके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया, नहीं। मनी इज इन्वेस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर जो
फंड मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल हैं और एक्सपर्ट्स हैं उस काम को करने के लिए। तो ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं उसके शेयर्स में, और कल को एक कंपनी डूब जाए तो मैं भी डूब जाऊंगा साथ में। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जो टोटल पैसा इकट्ठा होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। वो वही सेम पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है कि एक या दो कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस नीचे भी गए तो किसी के ऊपर भी जाएंगे तो वो मार्जिन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, वो लॉस क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। जबकि एक इंडिविजुअल को डाइवर्सिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर मेरे पास एक लिमिटेड फंड है उसको मैं कहां कहां इन्वेस्ट करता घूमूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास वही बल्क में पैसा हो जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, तो उसको एक साथ अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना इजी हो जाता है। और एक कहावत भी है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो हम तो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स लेकर बैठ जाएंगे और कल को वही डूब सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसा नहीं करती। कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ डेरिवेटिव में, कुछ हाई रिस्क में, कुछ लो रिस्क में, ऐसे करके एक रेशो में इन्वेस्ट करती हैं। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। बाय ओनिंग द म्यूचुअल फंड यूनिट्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक बॉन्ड, द रिस्क इज स्प्रेड आउट। तो हमारा इंडिविजुअल का भी रिस्क क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। अगर मान लो मैंने 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, तो उस 10,000 में से 2,000 मेरे इक्विटी में होंगे, 5,000 मेरे बॉन्ड्स के अंदर होंगे, 2,000 कहीं और होंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो रखा होगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं कुछ ही जो स्टॉक्स के अंदर क्या करता हूं, ट्रांजैक्शन करता हूं, हर एक इन्वेस्टर अपनी अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वहां पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन यहां पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो सभी से एक साथ पैसा इकट्ठा कलेक्ट करके उसको एक साथ इन्वेस्ट करती है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स बाय एंड सेल इन बल्क विच लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपेयर टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। आगे बात करते हैं लिक्विडिटी। तो जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है उसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो यहां पर प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। जरूरत पड़ने पर उसको आप पैसों में बदलकर अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद सिंप्लिसिटी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आज के टाइम में बहुत ही आसान है। और यहां पर बाइंग ए म्यूचुअल फंड यूनिट इज इजी एंड कन्वीनियंट। बैंक एंड एएमसी, बैंकों के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी कि जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गई, इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इसकी सिंप्लिसिटी है, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चॉइस ऑफ स्कीम। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मेरे पास केवल 10,000 रुपए हैं तो मैं उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास चॉइस होगी कि इस 10,000 में से 2,000 मुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसमें से 3,000 मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और बाकी का मुझे 5K मुझे डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर मेरे पास चॉइस होती है कि मैं अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, और किस रेशो में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। A wide variety of schemes are available to invest across the different assets। उसके बाद है टैक्स बेनिफिट। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि उसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया है उस पैसे पर आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको क्या कहा जाता है, ELSS कहा जाता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 80C के अंदर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो इन्वेस्टर को बड़े ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। यहां पर इन्वेस्टर्स को चेतावनी भी दी जाती है म्यूचुअल फंड कंपनीज और सेबी के द्वारा,
ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ सेफ है और कमाई ही होगी, तो यहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड्स और दूसरा है स्ट्रक्चर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, उसके आधार पर म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन। जैसे ऑब्जेक्टिव में हम क्या सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है या हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है। लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में चले जाइए, सॉरी डेट्स में चले जाइए। अगर हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एवरेज करना है, दोनों का रिस्क चाहिए भी और सेफ्टी भी चाहिए, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या आपको रिटायरमेंट के टाइम पर आपको कितना पैसा चाहिए, आपका गोल क्या है, तो गोल और ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड कहलाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर बेस्ड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड म्यूचुअल फंड दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, जबकि क्लोज एंडेड को आप एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद, एक लॉक इन पीरियड के बाद ही मार्केट के अंदर रीसेल कर सकते हो। तो चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहला म्यूचुअल फंड आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर म्यूचुअल फंड्स का पैसा कंपनी की इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का पैसा कंपनीज की इक्विटी बाय करने में, इक्विटीज में, डिफरेंट कंपनीज की इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है और रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो इन्वेस्ट प्राइमरली इन द स्टॉक मार्केट, रिटर्न्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विटी हेल्ड बाय द फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स जिन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, उनके अगर स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर उनके शेयर्स के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो आपको रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिस्की होता है। कंसीडर द बेस्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन लॉन्ग रन। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको नियर फ्यूचर के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, आपको 10-5 साल के लिए जरूरत नहीं है, तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर सॉरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग रन में ही यहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 महीने, साल 6 महीने के बाद आपको यहां पर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तब तो ये डाउन भी जा सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देन आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और इसके ऊपर जो रिटर्न्स है वो इक्विटी के प्राइसेस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग रन के लिए यहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। यहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। रिस्क भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आपके पास नियर फ्यूचर में फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका पैसा डेट्स के अंदर, डेट्स यानी कि बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। तो इनके अंदर जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इनके ऊपर जो रिटर्न्स है वो एक फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में, और ये लेस रिस्की होते हैं। और जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो कम रिस्क उठाना चाहते हैं वो इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रिटर्न्स एज कंपेयर टू इक्विटी लो रहते हैं। लो लेकिन फिक्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस, जिसको हम हाइब्रिड कह सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनका कुछ पैसा इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ पैसा बॉन्ड्स के अंदर यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो हाइब्रिड या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड कहलाएगा।
तो ये एक क्या है, मिक्सचर है इक्विटी और बॉन्ड्स का। इक्विटी और बॉन्ड्स का क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद बात करते हैं सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका पैसा किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया। एफएमसीजी स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, यानी कि जो डेली रोजमर्रा में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स में, इक्विटीज में इन्वेस्ट जब किया जाए तो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स कहलाएगा। फार्मा यानी कि मेडिसिन की, मेडिकल लाइन की जो कंपनीज हैं उनके अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो फार्मा कहलाएगा। तो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स कहलाएंगे। ये रिस्की होते हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कभी भी अप्स डाउन आ सकते हैं, कभी भी अप्स या डाउन आ सकते हैं। आपका यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही लो है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की क्या है, कमी है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहता है। तो जो रिटर्न्स है वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर लास्ट म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ELSS फुल फॉर्म याद रखना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके ऊपर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। इनको आप 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते हैं, 3 साल से पहले इनको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड टाइप पर, डी टाइप पर चलते हैं, म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मैंने बताया था म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 2 टाइप था, एक ओपन एंडेड था और एक क्लोज एंडेड था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। विड्रॉ किया जा सकता है मींस कभी भी सेल किया जा सकता है, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनको कभी भी बाय और सेल किया जा सकता है, जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। तो अलाउ इन्वेस्टर्स टू बाय एंड रिडीम यूनिट्स एनी टाइम, नो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, हाई लिक्विड एंड फ्लेक्सिबल। तो कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, हाई लिक्विडिटी है, कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ठीक अपोजिट होगा क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनको आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही बाय और सेल कर सकते हैं। इनके अंदर दरअसल लॉक इन पीरियड होता है जो कि 1 से 3 साल का होता है। अगर आपने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो कम से कम 1 से लेकर 3 साल तक आपको इनको रिटेन करना होगा, उसी के बाद इनको मार्केट में रीसेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर कंपैरेटिवली लो लिक्विडिटी होती है, लो लिक्विडिटी होती है। यूनिट्स कैन नॉट बी रिडीम्ड बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, लेस लिक्विड कंपेयर टू द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। समरी देख लेते हैं एक बारी, जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। सबसे पहला इक्विटी फंड्स वो फंड्स थे जो कंपनी के इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। डेट फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनका पैसा डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड्स हाई रिस्की होते हैं और डेट फंड्स लो रिस्की होते हैं। यहां पर रिटर्न्स हाई मिलते हैं, यहां पर रिटर्न्स लो मिलते हैं। बैलेंस्ड फंड्स ऐसे फंड्स थे जिनका कुछ पैसा इक्विटी के अंदर और कुछ पैसा बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। सेक्टरल फंड ऐसे फंड्स थे जो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर हो गया और बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स के अंदर क्या है, इन्वेस्ट किया जाता है। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिनके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओपन एंडेड, कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, हाईली लिक्विड होते हैं। क्लोज एंडेड, इनको एक लॉक इन पीरियड के बाद ही बाय और सेल कर सकते हो, एज कंपेयर टू लो लिक्विडिटी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू लो लिक्विडिटी होती है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स का मीनिंग हमने समझा, यहाँ पर म्यूचुअल फंड के टाइप हमने समझे और म्यूचुअल फंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सभी चीजें हमने कवर की। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।